सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करेंगे रूपक अलंकार। जो रूपक अलंकार है वो उपमा अलंकार से मिलता जुलता है। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उपमा अलंकार है ना, उसमें मैंने आपको वीडियो बनाई थी, तो आप YouTube चैनल पे जाकर उपमा अलंकार की एक बार वीडियो देख लो। उसमें मैंने सारा समझाया है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण गुणधर्म क्या होता है। उपमा और रूपक में केवल इतना ही अंतर है कि उपमा में तो किसी उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, ठीक है। और रूपक के अंदर क्या होता है कि जो उपमेय होता है ना, उसी को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे उपमा के अंदर एक बताया था मैंने वाचक शब्द, है ना। वाचक शब्द होता है जैसे से, सम, सरिस, जैसा, है ना। जैसे मान लो एक उदाहरण आ जाए कि उसका मुख चंद्रमा जैसा, है ना, तो जैसा, इस टाइप के यदि वर्ड आए वो सब है वाचक शब्द, ठीक है। तो उपमा अलंकार के अंदर क्या होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है और साधारण गुणधर्म होता है। जबकि रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है कि वाचक शब्द नहीं होता, उसका लोप हो जाता है। मतलब उसमें से, सम, सरिस, जैसा, ये शब्द उसके अंदर नहीं होते। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। मतलब कि एक तो आए कि वह उसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो उसने उसकी तुलना की है कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। लेकिन यदि उसका कहते हैं कि चंद्र रूपी मुख, इसका मतलब उसका जो मुख है वो चंद्र के समान ही है, मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मतलब जब अत्यंत समानता के कारण जो उपमेय है, उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जा रही है ना। तो यदि उपमेय और उपमान को यदि एक ही बता दिया जाए तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। तो ये परिभाषा राजस्थान बोर्ड में 2023 में आई थी कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा ध्यान से पढ़ ले कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसकी एक परिभाषा हम और देख सकते हैं कि जहां उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। अभी हम इसके उदाहरण करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर है। अब इसमें तीन बातें जो है महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखनी है। कि सबसे पहली बात यह है कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें उपमेय और उपमान होते हैं, तो इसमें भी उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन उपमेय जो है ना उसी को उपमान का रूप दे दिया जाता है। फिर उपमा में एक होता है वाचक शब्द, यहां पर वाचक शब्द का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप का मतलब वाचक शब्द नहीं दिखाई देगा। और उपमेय का उपमान के साथ ही क्या कर दिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है। तो यदि परिभाषा आ जाए तो हमारे पास ये दो प्रकार की परिभाषा, आप कोई सी भी लिख सकते हो। महत्वपूर्ण बातें जो इसमें ध्यान रखने लायक वो आप ये तीन बातें उनका ध्यान रखना। अब उदाहरण करते हैं, इसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला उदाहरण है कि वह शेर है ना। पहला उदाहरण क्या है कि वह शेर है। इसका मतलब जो व्यक्ति है उसको डायरेक्ट ही शेर ही बता दिया, ऐसे कुछ नहीं कहा कि वो शेर के समान बहादुर है, वो शेर के समान निडर है, वो शेर के समान फुर्तीला है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। डायरेक्ट बोल दिया कि वह जो व्यक्ति है, जो भी है, वह शेर है। इसका मतलब उसकी सब प्रकार की तुलनाएं शेर के साथ होगी। मतलब उपमेय को, उस उपमेय को उपमान ही बता दिया कि वह शेर ही है। जैसे मैंने आपको एक यदि ये उदाहरण ऐसे लिखा हुआ था कि वह शेर के समान बहादुर है या निडर है, वह शेर के समान
है ना, शेर के समान निडर है। तो यदि वो इसको इस तरीके से लिख देता, है ना, तो यहां पर फिर उपमा अलंकार हो जाता। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उपमेय हो गया, शेर उपमान हो गया, और ये जो समान वर्ड है ये वाचक शब्द हो गया, और जो निडर है वो साधारण गुणधर्म हो गया। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार, है ना, उपमा अलंकार की वीडियो जरूर देख लो। लेकिन इस जो लाइन है, इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति में तो उसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि वह शेर है। यहां पर वाचक शब्द खत्म हो गया, लोप हो गया उसका। तो यहां पर जो अलंकार नहीं था वो कौन सा है? रूपक अलंकार नहीं था। उसके बाद में अगला जो उदाहरण है, चरण सरोज पखारण लागा। तो इस पंक्ति में आप देखो कि उसने जो चरण है ना, उनको सरोज के समान बता दिया डायरेक्ट। के समान या नहीं है ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने कहा कि जो चरण है वो सरोज है, इसलिए यहां पर जो अलंकार है वह रूपक अलंकार है। यहां पर अगला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राय। यहां पर जो चरण है उसको क्या बताया? कमल बता दिया, है ना, कि जो चरण है वो कमल है। ऐसे नहीं कहा कि उसके जो चरण है वो कमल के समान मुलायम है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ये जो चरण है वो कमल है ना। तो यहां पर जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण है कि उनका दिल सोने का है। ऐसे नहीं बोला कि उनका दिल सोने के समान, सीधा बोल दिया कि जो दिल है वो सोने का है, मतलब सोने का है ना। तो इसलिए यहां पर जो अलंकार है वो रूपक अलंकार नहीं था। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया, है ना। इस पंक्ति के अंदर आपको ये वर्ड पकड़ना है कि उसका जो मुख है वो चंद्र है और उसका जो मन है वो सागर है। तो यहां पर भी जो अलंकार है वो कौन सा है? रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति देखो, चरण कमल बंदो हरिहाई। तो ये वाला जो पंक्ति है ये पहले यहां हो चुकी है। अगली पंक्ति देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब एक और ध्यान रखना, यदि हम इसको इस प्रकार भी बना सके कि राम रूपी रतन धन, तो रूपी और रूपक, है ना, तो वहां पे भी रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना। देख, जैसे कि राम रूपी जो रतन है वो धन मैंने पा लिया है ना, तो ये राम रूपी रतन भी बोल सकते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब जो चंद्र रूपी जो खिलौना है ना, चंद्र रूपी जो खिलौना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मैया कि मैया मैं तो जो चंद्रमा रूपी जैसा खिलौना है, चंद्रमा रूपी जो खिलौना है उसको मैं लेऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा नहीं था? रूपक अलंकार है। यहाँ पर जो वाचक शब्द है से, समान, सरिस, है ना, इन सब का लोप है। फिर जो अगला उदाहरण है, अंबर पन घट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। अंबर पन घट, तारा घट, उषा नागरी, है ना। ये क्या है? ये सब के अंदर उपमेय की उपमान ही बता रहे। तो इसलिए यहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रखा गया है, और उपमेय में की तुलना जो उपमान के साथ हो रही है तो उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है ना। यहाँ पर उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है, इसलिए इस जो पंक्ति है इसमें ये जो आए हैं इनके अंदर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार नहीं थे। इसके बाद में एक और अन्य उदाहरण है, कुमुदनी हु प्रफुल्लित भई, सांझ कला निधि जोई। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इसका अर्थ देखो, कुमुदिनी का मतलब होता है कमल की पत्तियां, प्रफुल्लित का मतलब होता है उनका फैलना या फूलना, ठीक है। और सांझ का मतलब हो गया शाम, और कला निधि, कला निधि का मतलब होता है कि जो रात को विभिन्न प्रकार की कला करता है, कौन करता है? चंद्रमा। तो कला निधि का मतलब क्या है? यहाँ पर चंद्रमा है। तो इसके अंदर रूपक अलंकार है। तो ये कैसे है अलंकार, है ना, इसके बारे में देखते हैं अपन। कि वो कह रहा है कि कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, कि मतलब जो कमल की जो पंक्ति है वो तभी प्रफुल्लित होती है जब शाम के समय कला निधि जोए, जिस समय चंद्रमा जो है
वो उदय होता है उस समय ही जो कुमुदनिया है वो क्या होती है, खिल उठती है। मतलब जो कमल है उसकी पत्तियां हैं वो खिल उठती है। तो इसके अंदर उपमेय क्या है, दो कुमुदनियां है, ठीक है, कमल की पत्तियां हैं। और जो उपमान है वो है शाम के समय चांद। मतलब जैसे ही चांद खिलता है तो वो खिल उठती है, या वो खिलती है तो चांद आता है। तो इस दोहे में भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। यहाँ दो कुमुदनियां मतलब कमल की पत्तियां प्रफुल्लित हुई है, मानो शाम के समय का चांद आया हो। मतलब जो कमल के पत्ते हैं वो इस प्रकार खिले हैं, ऐसे लगता है जैसे शाम के समय क्या आ गया हो, चांद आ गया हो। यहाँ चंद्रमा को क्या कहा गया है, कला निधि भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कलाओं का भंडार। क्योंकि रात को चंद्रमा विभिन्न प्रकार की कलाएं करते हैं। जैसे एकम को वो अलग दिखते हैं, द्वितीय को अलग दिखते हैं, तृतीया को उनका रूप अलग होता है ना। तो विभिन्न प्रकार की कलाएं करते हैं। इस दोहे का भाव यह है कि शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर दोनों कुमुदनियां क्या होती है, खिल उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि शाम को चंद्रमा के खिलने से, है ना, कि चंद्रमा के खिलने से कुमुदनियां भी क्या हो जाती है, खिल उठती है ना। मतलब कुमुदनियों को ही चंद्रमा यहाँ पर वो क्या हो रहा है, बता रहा है। मतलब इसमें यहाँ का है ना कि जैसे ही कुमुदनियां प्रफुल्लित होती है ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा खिल गया हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा नहीं था, रूपक अलंकार है। इसके बाद में जैसे एक व्यक्ति आनंदित होने पर दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो पंक्ति हैं उनमें जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है और वाचक शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार होता है, वो रूपक अलंकार होता है। तो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।